हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बहुत सारी प्रोसेसेस के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। ठीक है, उसमें रेस्पिरेशन था, डाइजेशन था, बहुत सारी जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ऑलमोस्ट 80% तक प्रोसेसेस के बारे में हमने ब्रीफली देख लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे लास्ट प्रोसेस के बारे में। ठीक है, लास्ट कुछ प्रोसेसेस के बारे में जो कि आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंप्लीट बनाती हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है, आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन बिल्कुल रेगुलरली हो रहा है, उसके बाद डाइजेशन बिल्कुल रेगुलरली हो रहा है, बट एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, या उन यूजफुल मटेरियल्स या न्यूट्रिएंट्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। और अल्टीमेटली आपकी बॉडी को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उन न्यूट्रिएंट्स का जो आप खा रहे हैं। ठीक है, या उन अदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का जो आपकी बॉडी में रेगुलरली हो रही है। ठीक है, तो किसी भी यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें सबको ही इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है और इक्वल ही पढ़ना है। ठीक है, बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी की ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जितने भी फ्लूइड हैं या जितनी भी चीजें हैं वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी ह्यूमन बींग्स की बॉडी में दो टाइप के फ्लूइड्स प्रेजेंट है। आपको पता है कि जब किसी चीज में किसी फ्लूइड को ऐड किया जाता है तो उसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। वहीं अगर किसी चीज की कंसिस्टेंसी लिक्विड फॉर्म में है तो उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो चीजें प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्लड एंड लिम्फ। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड है। ठीक है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। हर एक कंपोनेंट का अपना अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, जिसमें से कि मेन फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया है, मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ऑलराइट, लिम्फ है। जैसा कि ब्लड के बारे में आप जानते हैं, ब्लड एक रेड कलर्ड लिक्विड है हमारी बॉडी का, वैसे ही लिम्फ एक कलरलेस लिक्विड है और स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है हमारी बॉडी का। ठीक है, काम काम दोनों का ही सेम है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, बट वो चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, या इनके कंपोनेंट्स भी अलग हैं। भाई अगर ब्लड और लिम्फ, अगर हम दो चीजें अलग अलग पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो जरूर होगा। ठीक है, तो वो बेसिक डिफरेंस ये है कि आरबीसी लिम्फ में नहीं पाई जाती, कंप्लीटली एब्सेंट होती है। ठीक है, वहीं आपको पता है कि ब्लड का रेड कलर होना ही किसकी वजह से है? आरबीसी की वजह से। ठीक है, एक और बेसिक डिफरेंस है कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, आप सब जानते हैं, बट उन डब्ल्यूबीसी का परसेंटेज ब्लड के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा लिम्फ में पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं, बाकी डिटेल में हम आगे चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नाउ अब ट्रांसपोर्टेशन तो ब्लड और लिम्फ के थ्रू हो रहा है। ठीक है, बट हार्ट भी आपका मेजर रोल प्ले करता है। मेन ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन अगर कोई है आपकी बॉडी का तो वो है हार्ट, बिकॉज हार्ट के ही थ्रू ब्लड पंप होता है और आर्टरीज और वेन्स में जाता है, जिनमें पहुंचने के बाद वो ब्लड या लिम्फ के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। ऑलराइट, हार्ट के बारे में थोड़ा सा हम और जानते हैं आज। हार्ट एक पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के थ्रू ये कवर्ड होता है। ठीक है, और इसका काम है चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। हाँ, आप ये नहीं बोल सकते कि ब्लड सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट होता है हार्ट के थ्रू वो प्योर होता है, नहीं। हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया ह्यूमन बीइंग के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। upper both compartments are known as auricles and the lower both compartments are known as ventricles. all right, तो इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स का अलग अलग काम है और ये प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ इम्प्योर ब्लड के भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कौन? आपका हार्ट। ऑल राइट, तो हार्ट ही एक मेन आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टरी ऑर्गन है। हार्ट के साथ हमें पढ़ना है आगे चैप्टर में अबाउट हार्ट रेट, अबाउट हार्ट बीट, अबाउट पल्स रेट, ओके, अबाउट हाई ब्लड प्रेशर, अबाउट लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद ये तो बात हुई ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि मेजर कंपोनेंट्स हैं और जिसके बिना हम प्लांट की लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते।
क्यों? मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन कितना ज्यादा एक एसेंशियल प्रोसेस है लिविंग बींग्स में। तो इसमें जो दो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो है जाइलम एंड फ्लोएम। ऑलराइट, जाइलम के भी और कंपोनेंट्स हैं, मैं यहां पर लिख दे रही हूं और आपको ब्रीफ में थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रही हूँ। ओके, अगर हम जाइलम के कंपोनेंट्स की बात करें, जाइलम के कंपोनेंट्स हैं जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। ये चारों कंपोनेंट्स हैं जाइलम के, और जाइलम के हर एक कंपोनेंट का अपना एक डिस्टिंक्ट फंक्शन है जो कि हम डिटेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जाइलम का काम बेसिकली हम समझ लेते हैं। जाइलम का काम है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ऑलराइट, वाटर एंड मिनरल्स, तो जाइलम रूट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। एग्जैक्टली ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, बट क्योंकि मिट्टी में मिनरल्स ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है तो वाटर में अपने आप ही मिजिबल रहते हैं, और वाटर के साथ साथ ये जो आपके मिनरल्स होते हैं वो रूट हेयर में एंटर करके अल्टीमेटली प्लांट तक पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाइलम का काम हो गया वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वहीं पर हम अब फ्लोएम का काम देख लेते हैं। फ्लोएम, जाइलम आपने देखा, जाइलम क्या है? जाइलम आपका वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो वहीं अब अगर प्लांट बॉडी के अंदर खाना बन रहा है, अगर फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई तो ऐसा ऑर्गन होगा या कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होगा जो उन फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्योंकि चाहे वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी हो, प्लांट की बॉडी हो या एनिमल्स की बॉडी हो, हम ये नहीं बोल सकते कि खाने की या एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ही होगी, ऐसा नहीं है। अगर लिविंग थिंग के बॉडी पार्ट में कोई भी हिस्सा है तो उसको अपना काम करना है। ठीक है, और अगर उसे अपना काम करना है तो उसे एनर्जी चाहिए, और अगर एनर्जी चाहिए तो उसके पास तक फूड आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो हर एक बॉडी में, लिविंग थिंग की बॉडी में कोई ना कोई ऐसा सिस्टम जरूर प्रेजेंट होता है जो इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो वैसे ही प्लांट्स में फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कंपोनेंट है क्या है? फ्लोएम है। वेरी गुड, अब फ्लोएम के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपने जाइलम के अभी 4 कंपोनेंट्स पढ़े, सब कंपोनेंट्स, वैसे ही फ्लोएम के भी 4 सब कंपोनेंट्स हैं। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, ये चारों कंपोनेंट्स है आपके फ्लोएम के। इन्हीं के थ्रू पूरा आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है प्लांट्स में। ओके, अब बढ़ते हैं द लास्ट बट one of the most important biological process in human beings as well as in plants, which is excretion. अगर आपकी बॉडी में बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस साइमल्टेनियसली फंक्शन कर रही हैं, हर एक रिएक्शन का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होता है, आप सबको पता है। उन प्रोडक्ट्स में से कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी के ही थ्रू यूटिलाइज कर ली जाती है कंप्लीटली, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका यूटिलाइजेशन संभव नहीं है और उन्हें बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने की नीड पड़ती है। तो उन चीजों का एक्सक्रीट आउट होना बॉडी से एक्सक्रीशन कहलाता है, जिस एक्सक्रीशन के लिए हमारी बॉडी में एक डिफरेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है जिसे कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, और इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोला जाता है, जिसमें बिल्कुल ही डिस्टिंग्विश्ड आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के। ठीक है, जिनके बारे में हम इस पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं व्हाट इज एक्सक्रीशन। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, रिमूविंग आउट ऑफ हार्मफुल और वेस्ट प्रोडक्ट्स इज नोन एज एक्सक्रीशन, और ये मिलकर के बनाता है हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी के, ऑब्वियसली होंगे क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग प्रोसेस है। तो इनमें जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, दीज आर किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। इन पार्ट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी
जिसमें से कि किडनी आपका मेन या मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किडनी एज अ फिल्टरेशन काम करता है। तो अगर आपकी बॉडी में जितने भी वेस्ट है, अगर वो या लिक्विड है या व्हाटएवर कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो फिल्टर आउट नहीं होगा, तो कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के लिए क्या वेस्ट है और क्या यूजफुल सब्सटेंसेस है। ठीक है, तो इसके लिए फिल्ट्रेशन बहुत ही जरूरी है, और उस फिल्ट्रेशन के लिए किडनी बहुत ही जरूरी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किडनी कितना मेजर रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन को प्रोसीड करने के लिए। ऑलराइट, और किडनी किडनी काम कैसे करता है? किडनी की एक यूनिट होती है, ठीक है, विच इज नोन एज नेफ्रॉन। मींस किडनी का काम अल्टीमेटली किसके थ्रू कंप्लीट किया जाता है? थ्रू नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो किडनी का काम होता है नेफ्रॉन के थ्रू। किडनी का काम क्या है ये आप सब जानते हैं कि मेन फिल्ट्रेशन किडनी में होता है। मेन फिल्ट्रेशन के बाद आता है यूरेटर। यूरेटर का काम होता है ये जो भी फिल्टर्ड आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको यूरिनरी ब्लैडर तक लाना। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर के आना, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जहां आपकी बॉडी के वेस्ट कलेक्ट होते हैं, ठीक है, जिन्हें आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है। यूरेटर आर थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का कनेक्टिंग लिंक होते हैं और यहां से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को लेकर के यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करते हैं टेम्परेरली। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में आपकी यूरिन टेम्परेरली स्टोर्ड होती है, ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया। उसके बाद जब ये बैग फुल हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को बाहर पास आउट कर दिया जाता है। ठीक है, एक चीज और, यूरिनरी ब्लैडर का जो साइज होता है ये मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। फीमेल्स में यूरिनरी ब्लैडर का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, वहीं मेल्स में थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों होता है ये मैं आपको डिटेल में जब चैप्टर डिस्कस करूंगी तब एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द बॉडी पार्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन। ठीक है, अच्छा, बहुत आप लोगों ने सुना होगा अपने आसपास फैमिली में या कहीं पर कि किडनी काम करना बंद कर देती है या किडनी खराब है या किडनी फेल हो गई है। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या किया जाता है? कोई ना कोई तो इसका सॉल्यूशन होगा ही, तो वो सॉल्यूशन होता है डायलिसिस। ठीक है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ किडनी फेल्योर? इज डायलिसिस, जो कि एक आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। ठीक है, जो कि लेबोरेटरीज में कराया जाता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाया जाता है आर्टिफिशियल, जो कि बिल्कुल आपकी ओरिजिनल किडनी की तरह ही काम करता है। ठीक है, जिससे आपकी पूरी बॉडी के ब्लड को निकाल करके प्योर किया जाता है, उसमें फिल्ट्रेशन कराया जाता है और फिर वो सारा ब्लड आपकी बॉडी में वापस से ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है डायलिसिस का, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इनमें इन्वॉल्व हैं, कैसी पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है, एक सेटअप कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। That was all about the excretion and the artificial kidney, okay, which is known as, and the process which is known as dialysis. ठीक है, now excretion in plants. Excretion in plants, प्लांट्स भी लिविंग थिंग है। जैसे अभी तक हमने पीछे की सारी प्रोसेसेस को ह्यूमन बींग्स में भी डिस्कस किया है और प्लांट्स में भी डिस्कस किया है। क्यों? दोनों के ही सिस्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, दोनों में ही सारे के सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पाए जाते हैं। ऑलराइट, तो वैसे ही जैसे सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हमने प्लांट में भी डिस्कस किए थे, तो अब हम एक्सक्रीशन की भी बात कर लेते हैं। प्लांट में जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं उन सबका कोई ना कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसमें बच जाता है, तो उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का रिमूवल कहलाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स। ऑलराइट, बट हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लांट्स का काफी सिंपल है। इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है डीप में। क्यों? क्योंकि इसके बहुत ही सिंपल से वेस्ट सबस्टांसेस हैं जो कि इनकी बॉडी से बहुत ही इजी प्रोसेस के थ्रू रिमूव आउट हो जाते हैं। ऑलराइट, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वेस्ट के बारे में। प्लांट्स में कई टाइप के वेस्ट पाए जाते हैं, इवन ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं, उसका हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स में पाए जाते हैं सॉलिड वेस्ट जैसे रबर एंड ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स आर क्लस्टर लाइक सबस्टांसेस इन द टिश्यूज ऑफ प्लांट, जो कि इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वहां पर एक्यूमुलेट रहते हैं, जिन्हें बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है,
लिक्विड वेस्ट जस्ट लाइक सैंडलवुड ऑयल एंड द यूकेलिप्टस ऑयल, ये प्लांट के लिए लिक्विड वेस्ट है, ऑलराइट। वो बात अलग की है कि इसे हम यूज करते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस है नेचर में जो उस पर्टिकुलर चीज के लिए तो वेस्ट है, बट वो हमारे किसी न किसी यूज में आ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सैंडलवुड और यूकेलिप्टस ऑयल प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, बट हमारे लिए यूजफुल है। और गैशियस वेस्ट के फॉर्म में प्लांट से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लिबरेट होती है, ये हम सबको पता है, ठीक है। That was all about the short introduction about this chapter, life processes. I guess आपको अब एक रोड मैप तैयार हो गया होगा कि आपको कैसे कैसे कहां कहां जाना है और किन किन चीजों को काउंटर करना है, ठीक है। चलिए, अभी तक हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि इस चैप्टर में आपको किन किन एरियाज में फोकस करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे सब टॉपिक्स में इन चैप्टर को डिवाइड किया गया है। क्योंकि आपका बायो का बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि इनमें आपकी बॉडी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को डिस्कस किया गया है, ठीक है। जिसमें कि आपका सबसे पहला प्रोसेस आता है न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन को सबसे फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा गया है? क्योंकि जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचेगा, ठीक है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी मिलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, तभी आपकी बॉडी की अदर प्रोसेसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं, अदरवाइज सारी प्रोसेसेस कोलैप्स हो जाएंगी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का हमारी सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि आपका लाइफ प्रोसेसेस का सबसे पहला टॉपिक है। न्यूट्रिशन, व्हाट न्यूट्रिशन इज। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि सिर्फ खाना खा लेना ही न्यूट्रिशन है, ठीक है। सिर्फ खाना खा लेने से क्या होगा? क्या आपकी बॉडी का, आप ये एश्योरिटी दे सकते हैं कि आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है और जितनी भी चीजें आप आपकी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं वो सारी प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर रही है जितनी उसको करनी चाहिए? नहीं बोल सकते, ऐसा कोई भी एश्योरेंस नहीं दे सकता, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ खाना खा लेने से नहीं है। न्यूट्रिशन का मतलब है आपकी बॉडी में जो भी चीजें जा रही हैं, ठीक है, उनका प्रॉपरली डाइजेस्ट होना और उस डाइजेशन के बाद प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करना। क्योंकि अल्टीमेटली खाना हम क्यों खाते हैं? खाना हम खाते हैं एनर्जी के लिए, और अगर एनर्जी ही नहीं बन रही है तो वो खाना वेस्ट है। उस खाने को हम न्यूट्रिशन में काउंट नहीं करेंगे। न्यूट्रिशन हर वो चीज है जो हमारी बॉडी में जाकर के एनर्जी रिलीज करे और प्रोसेसेस को फैसिलिटेट करे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन को हमने दो मेजर टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, जो कि है ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। दो मेजर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। कौन कौन से? ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। और इन्हीं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर हमने एनिमल्स को भी डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। चलते हैं ऑटोट्रोपिक की तरफ। ऑटोट्रोपिक, ऑटो मतलब सेल्फ, यानी कि ऐसी चीजें जो अपना खाना खुद बनाने में कैपेबल है, और ऐसी अर्थ पर सिर्फ एक ही चीज है जो कि है ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। क्यों वो कैपेबल है? क्योंकि उनमें बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो अदर ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीटली एब्सेंट है, जिसकी वजह से सिर्फ वही ऐसे हैं जो कि अपना खाना खुद से बना सकते हैं विद यूटिलाइजेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल एक्सेट्रा, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूटिलाइजेशन करके ये अपना खाना बनाने में कैपेबल हो जाते हैं, वहीं हम नहीं है, और हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, यानी कि फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के बारे में। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इट इज समवेयर रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस व्हिच इज द अ यूनिक फीचर ऑफ ग्रीन प्लांट्स। फोटोसिंथेटिक मतलब कि ऐसी चीजें जो अपना न्यूट्रिशन लेती हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। ठीक, फोटोसिंथेसिस के बारे में अभी हम और आगे डिटेल में बात करेंगे, पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन यानी इन दिस ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, यानी कि इसमें ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करके अपना खाना बनाते हैं और अपने आप का जो लाइवलीहुड है अपना उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और इनके एग्जांपल्स ग्रीन प्लांट्स हैं। फोटोसिंथेसिस करने की वजह से ग्रीन प्लांट्स को हम फोटो ऑटोट्रॉप्स का भी नाम देते हैं। ऑलराइट, ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं कीमोसिंथेसिस पे या कीमोसिंथेटिक टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, इन दिस बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे प्लांट्स के पास एक कैपेसिटी है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके या अपनी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करके अपना खाना बनाने की कैपेसिटी प्लांट्स रखते हैं, वैसे कुछ बैक्टीरियाज भी ऐसे हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूटिलाइजेशन करके अपने लिए ऑर्गेनिक खाना बना सकते हैं, ठीक है। उनके एग्जांपल्स हैं सल्फर बैक्टीरियाज एंड आयरन बैक्टीरियाज एक्सेट्रा। नाइट्रोसोमोनास भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं। और एग्जांपल्स सल्फर, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास एंड जैसा कि हमने फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करने वाले प्लांट्स को फोटो ऑटोट्रॉप्स बोला था, सिमिलरली वैसा ही हम कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करने वाले बैक्टीरियाज को कीमो ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई गेस आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप में जैसे चीजें सेल्फ डिपेंडेंट थी, यहां पर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर इसका जस्ट ऑपोजिट कंडीशन है, ठीक है। यहां पर जो भी एनिमल्स होंगे वो दूसरे पर डिपेंड होंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए। इनमें कई सारे टाइप के आपके ऑर्गेनिजम्स आते हैं और इनमें आप देख सकते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 4 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 सब पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत से लोग पैरासाइट वर्ड का मतलब शायद जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। पैरासाइट हर उस चीज को हम बोल सकते हैं जो किसी होस्ट बॉडी सेल पर रहती है और अपना न्यूट्रिशन उससे लेती है। मींस 2 बॉडीज हैं, अगर सपोज दैट दिस इज बिग वन एंड दिस इज स्मॉलर वन। इस बॉडी के पास बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है। आप कंसीडर कर लीजिए कि इसका साइज बड़ा है तो इसके पास न्यूट्रिशन ज्यादा है, और इसका साइज छोटा है तो इसके पास न्यूट्रिशन इन कंपैरिजन टू दिस पर्टिकुलर थिंग काफी कम है, ठीक है। तो इसको अगर न्यूट्रिशन उतना भी नहीं मिल पा रहा है जितना इसकी बॉडी के लिए जरूरी है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये छोटा है, न्यूट्रिशन कम है, बट न्यूट्रिशन इतना ज्यादा कम है कि इसका खुद का भी सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है। तो इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए, है ना। तो उस सर्वाइवल को एश्योर करने के लिए ये कोई ऐसी सेल ढूंढेगा या कोई ऐसा बड़ा ऑर्गेनिज्म ढूंढेगा जिसके पास फूड मटेरियल्स बहुत ही सरप्लस अमाउंट में हो, ठीक है। इसने ढूंढ लिया इसको, अब ये आया और इसकी बॉडी में रहने लग गया। ऑलराइट, ये वही बड़ी सेल है जिसके पास बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, ये इसके पास रहने लग गया और इसने अपना जो भी एक्टिविटी थी, जो भी इसका बायोलॉजिकल प्रोसेसेस थे, कुछ नहीं कर रहा। ये अपना न्यूट्रिशन जो लेने का काम कर रहा है वो किससे कर रहा है? इस पर्टिकुलर सेल से, ठीक है। इसका जितना न्यूट्रिशन है वो इसका किससे आ रहा है? इस बड़ी वाली बिगर सेल से, ठीक है। तो ये जो बिगर सेल है यानी जो न्यूट्रिशन देने का काम कर रही है उसे हम बोलते हैं होस्ट सेल। क्या बोलते हैं? होस्ट सेल। वही ऐसी सेल जो आ करके किसी ऑर्गेनिज्म पे कंप्लीटली डिपेंड हो जाती है अपने खुद के न्यूट्रिशन के लिए, उस पर्टिकुलर बॉडी को हम बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की तरफ। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जब कोई 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, 2 इंडिविजुअल्स हैं और उन दोनों को अपनी सर्वाइवल के लिए किसी दूसरे को ढूंढना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन बेस्ट पॉइंट ये है कि वो जो 2 इंडिविजुअल आपस में सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन करेंगे वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। कैसे?
देखते हैं। फंजाई, ठीक है। अगर कोई ग्रीन कलर्ड एल्गी है, आपको पता है कि अगर वो ग्रीन कलर्ड है तो उसमें क्लोरोफिल होगा और वो फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होगी। ऑलराइट, सबसे पहली बात तो आपको ये पता चली कि सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में हमेशा दो कंपोनेंट्स की जरूरत है, और वो दो कंपोनेंट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिया है एल्गी एंड फंजाई। आपको पता है फंजाई कलरलेस होती है, मींस इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा और फंजाई अपना फूड नहीं बना सकती। वहीं एल्गी अगर हमने ग्रीन कलर ले ली है तो ये अपना फूड बना सकती है। तो एल्गी क्या करती है, फंजाई को खाने की नीड है और इसको शेल्टर चाहिए। एल्गी अपना खाना फंजाई को दे देती है और फंजाई अपनी शेल्टर एल्गी को दे देता है। तो फंजाई का न्यूट्रिशन हो जाता है और एल्गी का रहने का इंतजाम हो जाता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करके अपना सर्वाइवल इंश्योर कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन्स, जिसमें कि एल्गी और फंजाई दोनों इन्वॉल्व होते हैं। चलिए अब बात करते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, बहुत सी ऐसी चीजें आपने देखी होंगी अपने पास जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड रहते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है मशरूम्स। ठीक है, अच्छा अब बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे कि मैम मशरूम्स तो फंजाई के अंदर आते हैं। हाँ, तो फंजाई में सिर्फ मशरूम्स नहीं आते, फंजाई में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जिनमें से कि कुछ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करती हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गी, और कुछ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करती हैं, जैसे कि मशरूम्स, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें जो भी इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड रहते हैं। डेड एंड डिकेइंग मतलब सड़े गले, जिनका कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा बारिशों में आपने देखा होगा, अगर आपके रूफ टॉप पर कोई लकड़ी बहुत पुरानी ऐसी रह गई है, या आप किसी जंगल वाले एरिया में अगर देखें जहां पर पेड़ पौधे हो, आपका गार्डन हो, अगर वहां पर कोई लकड़ी पड़ी रह गई है जो कि सड़ चुकी है कंप्लीटली, ठीक है, तो बारिश के टाइम पर आप उसमें नोटिस करिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि मशरूम वहां पर निकल आते हैं। क्यों, वो उस डेड एंड डिकेइंग या सड़ी गली लकड़ी से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहते हैं और अपने आप को न्यूट्रिशन देते रहते हैं। ऑलराइट, so this type of nutrition is known as saprophytic nutrition. अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जो कि है होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, बहुत सिंपल है, इसमें कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स और फिर उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल्स है हम लोग, यानी कि ह्यूमन बींग्स। ठीक है, क्या हम जो भी खाना खाते हैं बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मीन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है, फाइबर, सारी चीजें उसी में मिक्स होती है, तो एक कॉम्प्लेक्स फूड बन जाता है। फिर उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमारी बॉडी के अंदर ही सिंपल से सिंपलर से सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया जाता है, तब जाके उसका डाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। तो इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, आई गेस आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए, अभी हमने ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ लिया था, और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था ग्रीन प्लांट्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे हैं जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपना खाना खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वो अपना खाना कैसे बना पाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं प्लांट्स में जिसकी वजह से वो कैपेबल हो जाते हैं अपना खाना खुद से बनाने में। ठीक है, तो उसके पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यही वो रिएक्शन है, ठीक है, यही वो तरीका है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं। समझते हैं फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करती है, एब्जॉर्ब करती है, और लाइट एनर्जी मतलब
सनलाइट को, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि हम सनलाइट को डायरेक्टली ट्रैप करें और अपना खाना बना लें, ठीक है, बट प्लांट्स में ऐसा है, तो उसी प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे कि हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले इसकी रिएक्शन को ध्यान देते हैं कि ये अपना खाना कैसे बनाते हैं। 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight, C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2, ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है। मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अभी बताया था कुछ टाइम पहले कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर CO2 एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, H2O एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने CO2 लिया जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वाटर लिया जो बॉडी में प्रेजेंट है, प्लांट बॉडी में, और क्लोरोफिल तो ऑटोमेटिकली लीव्स में है, सनलाइट सन से मिल गई है। इसके बाद इन्होंने फॉर्मेशन किया ग्लूकोज का, जिसका कि फॉर्मूला होता है C6H12O6, प्लस इसके साथ ही फॉर्मेशन हुआ वाटर कंपोनेंट्स का, उसके साथ ही लिबरेट हुई यहां से ऑक्सीजन। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव आउट की जाती है, बट आपको पता है कि वो ऑक्सीजन अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये थी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, ठीक। इस रिएक्शन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का यूटिलाइजेशन करती है और अपना खाना बनाती है। अपना खाना बनाने के साथ साथ ऑक्सीजन को भी लिबरेट करती है, जिसका इंपॉर्टेंस हम किसी से भी छुपा नहीं है, हर कोई जानता है कि ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्योंकि ये सिर्फ यूनिकली प्लांट्स में ही पाई जाती है, ठीक है। उन कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली ये है, फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। बहुत सी ऐसी रिएक्शंस के बारे में आपने सुना होगा जो ऑक्सीडेशन करती हैं, रिडक्शन करती हैं। यहां पर ये दोनों ही काम एक साथ करती हैं। कैसे? यहां पर जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, वही जो CO2 है वो रिड्यूस होके शुगर के फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है, या ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो जाती है। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करिए इस बात को, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, या जो बच्चे कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे ये पूछा जा सकता है कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है, या ऑक्सीडाइज्ड होकर के क्या बनाता है, या कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस होता है, या रिड्यूस होकर के किस चीज का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर हमेशा ऑक्सीडाइज्ड होकर के ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, और CO2 हमेशा रिड्यूस्ड होकर के शुगर का फॉर्मेशन करती है। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर हो रही है, क्योंकि ये एक काफी इंपॉर्टेंट और काफी लेंथी प्रोसेस होती है, तो ये दो स्टेजेस में डिवाइड की जाती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, जो कि ग्रैनम एंड स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। ये दो जगह होती है क्लोरोप्लास्ट में, जिनके बारे में जब अभी हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि इसके बाद क्लोरोप्लास्ट को डीपली जब डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम ग्रैनम या ग्रैना और स्ट्रोमा के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर आपकी ये लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस होती हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो इन दोनों स्टेजेस में फोटोसिंथेसिस को बांट दिया गया है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, आपको याद रखना है। अब आते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? क्लोरोफिल के थ्रू, पता है आपको, है ना। फिर आते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी एनर्जी किस में चेंज होती है, ठीक है। तो सनलाइट एनर्जी यहां पर किस में चेंज हो रही है? केमिकल एनर्जी में। ऑलराइट, सनलाइट एनर्जी किस में चेंज हो रही है? केमिकल एनर्जी, या सिंपली हम बोल सकते हैं यहां पर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, यानी कि फोटोसिंथेसिस हो तो रही है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बिना प्लांट की लाइफ पॉसिबल नहीं है, बट हो कहां रही है? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर, जिसे कि हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। चलिए, अभी हमने फोटोसिंथेसिस पूरा कवर कर लिया है, आप सबको फोटोसिंथेसिस के बारे में समझ में आ गया होगा, और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फाइनली डिपेंड किस पे करती है? किस पे करती है? क्लोरोप्लास्ट पे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को ही हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोला,
और अगर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होगा तो कोई भी जगह नहीं बचेगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को होने के लिए। ठीक है, तो हमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में सारे आपको पार्ट्स दिख रहे हैं अच्छे से। उन्हीं पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे आगे। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की कुछ बेसिक सी चीजें समझ लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। सबसे पहला, जो आपका ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है प्लांट्स में जिसे कि हम लीव्स बोलते हैं, उसके अंदर ही कहीं पाई जाती है मीजोफिल सेल्स, और उन मीजोफिल सेल्स का जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों में मीजोफिल सेल्स होती हैं और उन मीजोफिल सेल्स में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में पढ़ चुके हैं कि जो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल कर सकता है। क्लोरोफिल का तो इंपॉर्टेंस आप सब समझ ही गए होंगे इस बात से। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। टिपिकल मेसोफिल सेल कंटेन 100 और मोर टाइनी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये जो मेसोफिल सेल है यानी एक मेसोफिल सेल में अगर नंबर पूछ लिया जाए कि कितने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं तो कितने होते हैं? 100 अप्रोक्सीमेटली और मोर देन टाइनी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में एक डबल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं? उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। ठीक है, और जब ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, तो ये एक एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती हैं जिसको कि हम क्लोरोप्लास्ट एनवेलप बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये पॉइंट? सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन्स यानी कि जिसे हम क्लोरोप्लास्ट एनवेलप भी बोल सकते हैं। ठीक, नाउ सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब क्लोरोप्लास्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है और उन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं थैलाकोइड्स। क्या बोलते हैं? थैलाकोइड्स। इन थैलाकोइड्स का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये जो भी लाइट रिएक्शन है उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, यानी कोई भी चीज ऐसे हवा में नहीं हो सकती। कोई भी रिएक्शन के लिए एक बेस या प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, तो लाइट रिएक्शन का एज अ प्लेटफॉर्म काम करता है कौन? आपका थैलाकोइड, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, और थैलाकोइड का एक सिंगल स्टैक कहलाता है ग्रेनम। जब मैं आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बता रही थी, जिन दो टाइप्स में फोटोसिंथेसिस को डिवाइड किया गया है, तब मैंने आपसे बोला था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में आपको क्लोरोप्लास्ट में समझाऊंगी। तो यहाँ पर वो जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है? ग्रेनम में। ग्रेनम जो कि थैलाकोइड का एक सिंगल स्टैक का नाम है। ठीक है, यानी अगर इसको कई सारे कलेक्टिवली बोले तो थैलाकोइड्स बोलेंगे, बट अगर हम सिंगुलरली डिनोट करें तो उसको हम ग्रेनम से या ग्रेना से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई आपकी बात ग्रेनम की। अब क्लोरोप्लास्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं लिक्विड स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स चिपचिपा सा सबस्टेंस प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसको कि हम स्ट्रोमा लैमेली या स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रोमा होता है यही जगह होती है जहां पर डार्क रिएक्शंस होती हैं। तो आई गेस आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि लाइट रिएक्शंस कहाँ हो रही है और डार्क रिएक्शंस कहाँ हो रही है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा और क्लोरोप्लास्ट का काम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ही है जो सारी रिएक्शंस को कंडक्ट कराने के बाद अल्टीमेटली ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का मेन रिजल्ट है। ठीक है, क्यों हम फोटोसिंथेसिस क्यों पढ़ते आ रहे हैं? क्योंकि यही वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, है ना। तो उस चीज को समझने के लिए आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन और फिर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आई गेस आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके आगे नेक्स्ट में हम कवर करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोप्लास्ट तो जरूरी ही है, बट अदर देन क्लोरोप्लास्ट कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। क्योंकि आपको पता है अगर एक बॉडी है, ठीक है, बी इट अ प्लांट बॉडी बी इट अ एनिमल बॉडी, उसमें जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं या जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो कभी भी अकेले काम नहीं कर सकती। क्योंकि अगर कोई बॉडी पार्ट अकेले काम करने लग जाए तो उसे दूसरी बॉडी पार्ट्स की नीड क्या होगी, है ना। तो वो एक कंप्लीट बॉडी में हम नहीं रख सकते उसको। तो जो भी प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, सबको एक दूसरे की हेल्प लेनी भी पड़ती है और
करनी भी पड़ती है। तो वैसे ही फोटोसिंथेसिस में आगे हम पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है।